हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सरल सीखो। एंड एज यू नो, हमने चैप्टर 2 जो क्लास साइंस का जो चैप्टर 2 था क्लास 9th का, स्पेशली जिसका नाम था सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, उसका हमने पार्ट 2 एंड 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अब हम पार्ट 3 करने वाले हैं। इसमें हम सेल के इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो फर्स्ट पोर्शन था, यानी कि इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ, और उसके आगे वाली चीजें भी कंप्लीट कर ली थी। अब हम थोड़ा सेल के इंटीरियर को अच्छे से समझेंगे। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। Okay, now firstly the cell interior and coordinated working system। ठीक है, हम सेल के इंटीरियर को समझेंगे और उसके जो कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम है। देखो, कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है। देखो, सेल, अभी आप जानेंगे कि सेल का जो इंटीरियर है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी। तो वो सब चीजें कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं, मतलब साथ में कैसे आती हैं, सारे फंक्शंस परफॉर्म कैसे होते हैं, वो चीजें देखेंगे। इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कोऑर्डिनेटेड। नाउ a selectively permeable membrane कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बात ये याद रख लेना, जो हमने पिछली क्लास में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, जो सेल में होती है, उसका सेकंड नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सेमी फ्लूइड होता है, वो उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और सेल के पास एक क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ये तीनों चीजों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो अभी देख लीजिएगा। कौन कौन सी? एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली थी। अब इन एडिशन टू द न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल सबसेल्युलर कंपोनेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के अलावा भी जो साइटोप्लाज्म होता है, देखो हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती ही हैं, पर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी बहुत सारे सबसेल्युलर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसेल्युलर कंपोनेंट्स यानी सेल के जो और सब पार्ट्स हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। सबसेल्युलर ऑर्गेनल्स का दूसरा नाम, सबसेल्युलर कंपोनेंट्स का दूसरा नाम है ऑर्गेनल्स, और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, याद रखना। अलॉन्ग विद अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। ठीक है, ऑर्गेनल्स जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स होते हैं, और ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सबसेल्युलर और कंपोनेंट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ विच आर ओनली विजिबल विद एन इलेक्ट्रॉन। जितने भी वो होते हैं ना, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, ज्यादातर वो सारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत फाइन माइक्रोस्कोप होता है, जिसकी मैग्निफिकेशन बहुत हाई होती है, उनसे ही दिखते हैं। जो भी सेल के अंदर के जो सब सेल्युलर कंपोनेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली वो छोटे होते हैं, क्योंकि सेल ही बहुत ज्यादा छोटा होता है, नैनोमीटर की साइज का होता है। ठीक है, तो इसलिए उसके जो सब सेल्युलर कंपोनेंट्स है, उसके अंदर के कंपोनेंट्स है, वो तो देख पाना और ही मुश्किल होता है। अब ये देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों के एग्जाम में देखो आ सकता है कि फिगर किसका है। एक बैक्टीरियल सेल है, यहाँ एक टिपिकल प्लांट सेल है, और एक एनिमल सेल है। देखो, ये अगर मान लो एग्जाम में आता है तो बच्चे, ये तो देखो एनसीईआरटी से ली हुई इमेज है, पर जो हमें एग्जाम में बनाना होगा ना, इसके बहुत सारे इजी ऑल्टरनेटिव्स हैं। मतलब ये डायग्राम बनाने के इजी ऑल्टरनेटिव्स है, तो वो हम आपको जो एनसीईआरटी के सोल्यूशन वाली वीडियो बताएंगे उसमें बता देंगे। ठीक है, अगर आपको जानना हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले बैक्टीरिया सेल होता है। बैक्टीरिया सेल में हमने पढ़ा है, हमने 8th क्लास में भी ये चीज पढ़ी थी कि बैक्टीरिया सेल के पास एक मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो देखो इसमें क्या क्या होता है। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोइड होता है, इसमें राइबोसोम होता है, सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट तो इसमें होता है। प्लांट सेल में भी वही सेम, राइबोसोम, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। ठीक है, अब देखो दोनों में कौन, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या चीजें कॉमन है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। ये जितनी भी चीजें हैं ना बच्चे, ये जितना भी हमने माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, वैक्यूल, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो चलो
स्टार्ट करते हैं। अब बैक्टीरियल सेल लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। जो बैक्टीरिया सेल होता है, अभी हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं जो हमने पीछे देखा, वो उसमें क्या कमी होती है कि उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यानी कि सब ऐसे बाउंडेड नहीं होते, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं बैक्टीरिया सेल में। और इसीलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले, इसीलिए ऐसे सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव, एकदम ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है इसके पास। किसके पास? जैसे कि बैक्टीरियल सेल हो गए, ना तो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और ना ही तो जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, यानी कि सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मतलब उनके आसपास है ना कोई बाउंड्री नहीं होती है जिसके अंदर उन्हें रहना होता है, सब ऐसे बिखरे बिखरे होते हैं। तो ये सेल्स कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक। नाउ prokaryotic cells, most cellular activities take place directly in the cytoplasm। prokaryotic cell में क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल को परफॉर्म करनी होती है वो सारी कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म में होती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट्स एंड एनिमल सेल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट यानी कि अगर हम कंपेयर करें दूसरी ही तरफ, जो प्लांट और एनिमल सेल होता है उसमें क्या होता है? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बाउंड भी होते हैं, एक मतलब ऑर्गेनल्स होते हैं जो बाउंड भी होते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू यानी कि सच्चे, और कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस। अब ये जो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा है, इसको एक बार हम समझते हैं। देखो डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास यहाँ डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर आपके पास बुक है ना तो आप उसमें से एक बार चेक कर लेना। तो जो हम समझा रहे हैं एक बार आप वहां से भी टैली कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं हम, जो भी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो देखो इसकी एक बाउंड्री फिक्स है, इसकी एक बाउंड्री फिक्स है, फिर ये जो न्यूक्लियस है इसकी भी एक बाउंड्री फिक्स है, जो गोल्जी एपरेटस है इसकी भी बाउंड्री फिक्स है, सबकी बाउंड्री फिक्स है। तो यानी कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें होते हैं। सेकेंडली इसके पास न्यूक्लियस होता है। नाउ अगर हम बैक्टीरिया सेल में देखें तो कोई कितने छोटे छोटे ये है ना ऐसे बिखरे हुए हैं इसके ऑर्गेनल्स, तो ना ही तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके ऑर्गेनल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, और दूसरा इसके पास न्यूक्लियस भी नहीं है। तो ऐसे सेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, जिनके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे सेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जिनके पास न्यूक्लियस होता है, इन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। समझ आया? तो वही हमने यहाँ पढ़ा है। अच्छा, ये कंपैरिजन टेबल बनी हुई है आपकी बुक में कि कौन कौन से जो फीचर्स हैं या कौन कौन से सेल स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरियल सेल के पास है, प्लांट सेल के पास है, एनिमल सेल के पास है। तो देखो यहाँ फिगर से आप कंपेयर करके देखो, इसके पास जो बैक्टीरियल सेल है उसके पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है। प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, प्लांट सेल के पास है, एनिमल सेल के पास है। फिर सेल वॉल हमने पढ़ा है कि सिर्फ प्लांट सेल में होती है, सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, बैक्टीरियल सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सॉरी इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। ओके, ऐसी साइटोप्लाज्म और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है, जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, वो प्लांट सेल के पास होता है, एनिमल सेल के पास होता है, बैक्टीरियल सेल के पास नहीं होता। अगर हम साइटोप्लाज्म देखें तो बैक्टीरियल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी है, तो ये तो तीनों ही टिक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि जेनेटिक मटेरियल विदाउट मेम्ब्रेन अराउंड इट, तो सिर्फ वो बैक्टीरियल सेल के पास है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सिर्फ प्लांट सेल और एनिमल सेल में, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों अब आपको पता चल गया ये यूकैरियोटिक सेल है और बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसके पास नहीं है। ये टेबल आप एक बार खुद से ट्राई करना वो फिगर को मैच करके। अच्छा, अभी हमने जो पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, बहुत हाई चांसेस है आपके एग्जाम में इनका डिफरेंस पूछा जाए। दो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, एक प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल का और एक प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल का।
तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो देख लो। देखो प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक में प्रिमिटिव न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, सॉरी हाँ, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जिसको कोई बाउंड नहीं करा हुआ, तो वो प्रोकैरियोटिक में होता है और यूकैरियोटिक में नहीं होता। इसका डायमीटर 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, इसका 10 to 100 माइक्रोमीटर। नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म इसमें क्या होता है, यूजुअली यूनिसेल्युलर होता है, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसमें बहुत सारे होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होते हैं और इसमें होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, इसमें होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, जिसके पास अभी बुक नहीं है। ठीक है, इरेज कर देते हैं। ये अगर आप एग्जाम में भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन इसका दे पाएंगे ना, तो आपको मतलब हो जाएगा। अब हम देखते हैं व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड दीज ऑर्गेनल्स। अब यूकैरियोटिक सेल जो हमने पढ़ा कि उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, तो ऐसा क्यों है? तो देखो यूकैरियोटिक सेल पहली बात तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं। दूसरी बात, यूकैरियोटिक सेल बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं, मतलब लाइफ प्रोसेसेस करते हैं और इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स इंडिपेंडेंटली एट सेम टाइम। ठीक है, बहुत मतलब जैसे यूकैरियोटिक सेल बेसिकली ह्यूमंस की बॉडी में एग्जांपल ले लो होता है, प्लांट्स में भी होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल ह्यूमंस की बॉडी में अगर होगा तो ह्यूमन एक टाइम पे आप देखो ब्रीदिंग भी कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन भी चल रहा है और एक्सक्रीशन भी हो रहा है। तो मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन भी हो रही है, तो बहुत सारे प्रोसेसेस एक ही बॉडी में चल रहे होते हैं। इसलिए हम ह्यूमंस को यूकैरियोटिक सेल वाले उसमें कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। मतलब एक टाइम पे वर्क हो रहा है, एक टाइम पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं पर अलग अलग, समझ रहे हैं, एक टाइम पे बहुत सारी चीज हो रही है पर अलग अलग। सेल ऑर्गेनल्स हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं यानी सब सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो क्या क्या करते हैं, न्यू मटेरियल को इंक्लूड करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये सब चीजें साथ में फंक्शन होती हैं। अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए, एक सेल जो होता है वो एक टाइनी लिविंग फैक्ट्री होता है। लिविंग फैक्ट्री यानी कि मतलब लिविंग लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें, और फैक्ट्री यानी कि बहुत सारे मल्टीपल काम एक ही जगह पे होते हैं। फैक्ट्री मतलब होता है ना, बहुत सारे मल्टीपल काम एक ही जगह पे हो रहे हैं, तो उसे हम फैक्ट्री बोलते हैं। वैसे ही सेल एक लिविंग फैक्ट्री है कि यहाँ पे सारे लाइफ प्रोसेसेस वर्क करे जा रहे हैं एट अ सिंगल प्लेस एट द सेम टाइम, और स्पेसिफिक जॉब हर सेल करता है अपना। नाउ न्यूक्लियस, अब हम सब एक एक करके वो देखेंगे, सारे सबसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। सबका स्ट्रक्चर ऑफ फिगर यहाँ पे होगा। न्यूक्लियस एक डबल लेयर, न्यूक्लियस में डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें पोर्स होते हैं जो कि मटेरियल को अलाउ करते हैं, क्या, न्यूक्लियस के बिटवीन, अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, और इसमें ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जो पोर्स साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल होता है उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। नाउ न्यूक्लियस is the dense round body in the nucleus। देखो न्यूक्लियस एक डेंस राउंड बॉडी होती है न्यूक्लियस में, ठीक है, पूरा ये छोटा वाला जो गोला है, वेयर सिंथेसाइजेस द राइबोसोमल सब यूनिट्स टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, राइबोसोमल सब यूनिट्स होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे राइबोसोमल सब यूनिट्स होता क्या है। These subunits then exit the nucleus to cytoplasm where one large and one small subunit assemble to form ribosome। इन सबबिट में क्या होता है, सब यूनिट में क्या होता है, एक लार्ज राइबोसोम और एक स्मॉल राइबोसोम असेंबल होता है और क्या फॉर्म करते हैं, राइबोसोम फॉर्म करते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि रॉड लाइक शेप्ड के होते हैं। देखो ये एक क्रोमोसोम की तरह होता है, रॉड लाइक शेप्ड के होते हैं ये ऐसे। ओके, नाउ जो कि सेल के डिवीजन में हेल्प करते हैं, ये सबको पता है क्रोमोसोम्स ही सेल का डिवीजन करते हैं। नाउ क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। जब पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन बनती है ना, जब पेरेंट्स से
किड्स या फिर नेक्स्ट जनरेशन जो भी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स पेरेंट्स के इनहेरिट होने हैं, वो उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, क्रोमोसोम के पास होती है। इसका मतलब हम कहते हैं ना, जैसे आप लोग भी होंगे, आप अपने कुछ लोग अपनी मम्मी की तरह दिखते होंगे, कुछ लोग अपने पापा की तरह दिखते होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज क्योंकि सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो किससे मैच करते होंगे, हमारे पेरेंट से, और उसके अकॉर्डिंग कुछ जो क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन किसकी देता है कि जो कैरेक्टर्स हमने इनहेरिट करे हैं, जैसे कि मान लो किसी की आंखें सेम होगी, किसी के नाक सेम हो गए, किसी का फेस सेम होगा, तो जो कैरेक्टर्स हमने इनहेरिट करे हैं अपने पेरेंट्स से, उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, क्रोमोसोम्स के पास होती है। और वो किस फॉर्म में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डीएनए के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में होती है। अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम में डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसी में ही जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अब इंफॉर्मेशन मतलब वो केमिकल्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, नाउ क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे बनते हैं? डीएनए और कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन से बनता है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अभी तक के लिए तो बस इतना ही समझ लो, डीएनए की फुल फॉर्म ये होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। फंक्शनल सेगमेंट्स यानी कि अगर हम डीएनए का डिवीजन करें और सेगमेंट्स फॉर्म करें तो उसे हम जीन्स बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि मेरे जीन्स पेरेंट्स के जैसे हैं, ऐसा। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल दिस डीएनए इज रिप्रेजेंट एज क्रोमैटिन मटेरियल। अभी तो देखो हम पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन आई, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो इसलिए डीएनए जो क्रोमोसोम्स हैं, जो सेल का डिवीजन हो रहा है। पर ऐसे सेल जिसमें नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं, जो डिवाइड नहीं होते हैं, उनमें डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल एक विजिबल एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमैटिन मटेरियल एक विजिबल एंटेंगल्ड मास मतलब बहुत सारे ऐसे उलझे हुए कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, उलझे हुए, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर होता है। सॉरी, एंटेंगल्ड मतलब सुलझे हुए जो स्ट्रक्चर होते हैं, माय बैड। जो एंटेंगल मतलब सुलझे हुए जो स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला होता है वैसे ही जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो किस में ऑर्गेनाइज हो जाता है? जैसे कि ये है, जैसे सेल डिवीजन हो रहा है तो जो क्या बोलते हैं, जैसे ही सेल डिवीजन होगा तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मतलब क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। जैसे कि एक्सप्लेन करते रहो, ध्यान से सुनना। मान लो ये अभी तो डीएनए है, क्रोमैटिन मटेरियल जैसे ऐसे ये थ्रेड है, ठीक है, पर जैसे ही सेल का डिवीजन होगा वैसे ही ये क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, यानी कि ऐसे ऐसे बन जाएंगे, ऐसे। ठीक है, जैसे अभी यदि यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और जैसे ही क्रोमोसोम बन जाते हैं जैसे ही, और सेल डिवीजन होता है। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो डीएनए होता है एज अ सिंगल सेल सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन। इनका जो डीएनए है वो भी सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूलर होता है जो कि प्रोटीन से एसोसिएटेड है। रीजन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और ये मटेरियल जिस रीजन में होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पे मतलब सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे जाएंगे सेल को। इसमें है ना बहुत छोटे छोटे फ्रीली पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस में दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर में बी प्रेजेंट इन, या तो ये साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं फ्रीली, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में घूम रहे होते हैं फ्रीली। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एक मिनट, ओके, यहाँ पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने वाले हैं। ये रॉन्ग हेडिंग है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने वाले हैं हम, और जिसके ये दो टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है राइबोसोम पढ़ रहे हैं हम, बेसिकली राइबोसोम पढ़ रहे हैं जिसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बोलते हैं। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे लार्ज ऑर्गेनल रहते हैं, स्प्रेड लाइक अ नेटवर्क, और नेटवर्क की तरह फैले हुए होते हैं पूरे साइड विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बड़े बड़े ऑर्गेनल फैले हुए होते हैं नेटवर्क की तरह। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है
उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर का एनवेलप होती है, यानी कि जो द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसी के ही कॉन्टिन्यूएशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, अब इसका रोल क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट और सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को और फैट्स को, और कुछ हार्मोन्स, सम हार्मोन्स इन सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, और हार्मोन्स के उसको भी देखता है, सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को और फैट्स को। नाउ स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस पे वेरी करता है, दो टाइप है। पहले होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हेडिंग गलत है, इसकी हेडिंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिकॉज इसकी सरफेस क्या होती है, रफ होती है, इसलिए हम इसे रफ बोलते हैं। मेनली इन्वॉल्व, ये भी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और प्रोटीन सीक्रेट भी करता है, और जैसे कि ग्लैंड में, जैसे कि पैनक्रियाटिक सेल्स, ऐसे से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सरफेस स्मूथ होती है, बस इतना ही फर्क होता है, और ये इसमें भी सिंथेसिस, स्टोरेज और हार्मोन्स का फंक्शन होता है। अब हम देखेंगे गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का वर्क क्या होता है, अभी हम डायग्राम में देखेंगे। ये स्टैक ऑफ फ्लैटेंड होती है, मतलब स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, नहीं ये बोरी की तरह होती हैं, ये ऐसे फ्लैटेंड होती हैं, ये कुछ ऐसा दिस टुगेदर। ठीक है, ये सारे स्टैक्स जो होते हैं वो गोल्जी एपरेटस बनाते हैं। अच्छा, ठीक है, इट इज फंक्शनली लिंक्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर ऑर्गेनल्स। गोल्जी एपरेटस क्या करता है, सेल का पोस्ट ऑफिस है, जैसे हमने सबको नाम दे रखा है, जैसे जो न्यूक्लियस है वो कोडेड हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है ना, उसके बाद जो गोल्जी एपरेटस है उसे हम बोल रहे हैं, गोल्जी एपरेटस को हम क्या बोल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस बोल रहे हैं सेल का। ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और पैकेज करता है, किसको, प्रोटीन को। सिंथेसाइज नहीं करता, ये सॉर्ट करता है, मॉडिफाई करता है और पैकेज करता है प्रोटीन को, ताकि हम आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट कर सके। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ये होता है क्लीन अप सिस्टम, जो भी सेल के नाम का जो सेकंड नेम है ना उसे याद रखना। सेल प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज worn out organelles during this activity। ठीक है, सेल जितनी भी एक्टिविटी करता है उसके बाद वेस्ट मटेरियल और डैमेज मटेरियल निकलता ही है। तो हाउ डज द सेल प्रिवेंट दीज वेस्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इनसाइड इट। ठीक है, तो कैसे सेल वो जो वेस्ट मटेरियल है वो अपने अंदर इकट्ठा नहीं होने देता। तो लाइसोसोम्स क्या होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ये भी सैक लाइक होते हैं, इनमें एंजाइम्स होते हैं, और ये जितना भी अनवांटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट होता है उनका ब्रेक डाउन करते हैं, डैमेज पार्ट्स ऑफ द सेल, और उन अनवांटेड चीजों को हेल्दी बनाते हैं, और बाकी क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं क्लीन अप सिस्टम है ये बेसिकली। ब्रेकडाउन आर रिलीज, जो भी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिए जाते हैं, और दोबारा से अगर प्रोसेस जरूरत होती है तो सेल्यूलर प्रोसेस में दोबारा से यूज कर लिए जाते हैं। देखो ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो इसकी सरफेस स्मूथ है, और ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सरफेस रफ होती है। ठीक है, ये स्पॉट्स हैं। फिर ये जो ब्लू कलर के स्पॉट्स हैं इन्हें बोलते हैं राइबोसोम्स। ये होता है गोल्जी एपरेटस, ये देखो इसका ऐसे ऐसे डायग्राम होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये गोल्जी एपरेटस होता है। तो इतना जो चैप्टर था ये हमने पढ़ लिया, ये हमने कुछ इंटीरियर सेल के पार्ट्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे, और पार्ट्स पढ़ेंगे सेल के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा, जो हमने इस वीडियो में नहीं कर पाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दिस इज फ्रॉम माई साइड। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल for some other amazing content. This is it from my side. Thank you and have a nice day.